हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सेल्फ फार्मा ट्यूटोरियल। तो जैसे कि हम लोग अपना जो पैथोफिजियोलॉजी है उसकी 3rd यूनिट स्टार्ट करे हुए थे, तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या देख लिया। तो आइए एक बार ओवरव्यू कर लेती हूँ। तो देखो, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले डिप्रेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम सिम्टम्स देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, ब्रेन एरिया इन्वॉल्व देखेंगे और पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे एपिलेप्सी। देखो, एपिलेप्सी में हम लोगों ने देख लिया कि क्या होता है, हमारे जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो कम हो जाते हैं और एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से एपिलेप्सी होती है। पार्किंसन में हम लोगों ने देख लिया कि डोपामीन का लेवल कम हो जाता है सब्सटेंशिया नाइग्रा में, तो इसकी वजह से क्या होती है, प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और अगर अब बात करते हैं किसकी, डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन में क्या होता है, जो 5-HT यानी सेरोटोनिन होता है उसका लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और साथ साथ में जो नॉन एड्रेनलिन होता है, ठीक है, यानी मोनोएमीन बोलेंगे इसको हम लोग साथ में, कि कोई भी मोनोएमीन जो होते हैं उनका लेवल कम हो जाने की वजह से क्या होता है, डिप्रेशन होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं इसमें डिप्रेशन में। तो डिप्रेशन इज़ अ टाइप ऑफ द मूड डिसऑर्डर। डिप्रेशन क्या होता है, एक तरह का मूड डिसऑर्डर होता है इन विच, जिसमें क्या होता है, अ प्रोलॉन्ग सेंसेस ऑफ सैडनेस, मतलब बहुत ज़्यादा सैडनेस देखने को मिलती है। सेंस मतलब ऐसा लगेगा कि बहुत वो इंसान सैड है। लॉस ऑफ द इंटरेस्ट, जिसे एनहीडोनिया कहते हैं, आपको आगे देखने को मिलेगा एनहीडोनिया, याद रखिएगा। अगर किसी इंसान का एकदम से कोई भी चीज़ में काम में मन नहीं लग रहा है, इंटरेस्ट खत्म हो गया है, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं समझिए कि वो कोई और वजह से इंटरेस्ट खत्म हुआ है, उसका डिप्रेशन की वजह से, या कोई भी चीज़ हो सकता है, सोशल रिलेशनशिप, कोई घर की प्रॉब्लम या पढ़ाई से रिलेटेड, जैसे उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक है, तो उस वजह से जैसे आपका रिजल्ट आने वाला है AKT वालों का, तो अब ऐसा नहीं कि अब कम हो गया रिजल्ट या फिर कम मार्क्स आ गए तो आप डिप्रेस हो जाए, तो वैसा नहीं होना है। ठीक है, तो लेकिन अगर बहुत लोग जो हो जाते हैं उसी को क्या कहते हैं, लॉस ऑफ इंटरेस्ट परसिस्ट एज इट्स कॉमन सिम्टम, मतलब वो जो इतनी चीज़ें हैं वो क्या हो, कॉमन रहे कुछ दिनों तक। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं। जिसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने एक बनाया है, तो आप देख सकते हैं वो इंसान जैसे हमेशा सैड रहता है। कॉमन मेंटल डिसऑर्डर होता है, मोर देन 24 मिलियन पीपल आर अफेक्टेड, मतलब अगर मिलियन देखा जाए तो 264 मिलियन पीपल जो है ग्लोबली वो क्या है, अफेक्टेड है। ग्लोबली वर्ड याद रखिएगा। और ये बहुत ज़्यादा किस में होता है, मेनली फीमेल्स में होता है, क्योंकि मेल्स में मतलब ऐसा देखा गया है कि या तो किसी हार्मोन चेंजेस की वजह से या किसी भी वजह से किस में कॉमन होता है, वो फीमेल्स में होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो देखो, क्राइटेरिया जो है इसको डायग्नोज करने का एक क्राइटेरिया होता है। तो वो जो मतलब वो क्या कहता है, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एपिसोड रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ डिप्रेस्ड मूड और लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्रेजर इन डेली एक्टिविटी इन एवरीडे फॉर, मतलब जो डेली एक्टिविटी है, मतलब हर दिन उसकी डेली एक्टिविटी में अगर ये जो लॉस ऑफ इंटरेस्ट है और डिप्रेशन वगैरह का जो भी सिम्टम्स है, अगर वो 2 वीक से ज़्यादा है तो ही उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिप्रेशन, वरना मूड स्विंग कहते हैं। नॉर्मल आजकल एक बहुत ज़्यादा चल रखा है मूड स्विंग, तो उसे कहते हैं नॉर्मल मूड स्विंग कहते हैं, अगर वो थोड़े समय के लिए, लेकिन अगर 2 वीक से ज़्यादा है तो उसको ही हम लोग, तभी हम लोग उसको डिप्रेशन के क्राइटेरिया में काउंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, आपको थोड़ा सा मजा है। लेकिन आप लोग हाँ, एक चीज़ और, इसका सिम्टम्स देखकर ये मत सोचिएगा कि आपको है डिप्रेशन, तो बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा। बस ये अगर 2 वीक से ज़्यादा है तो प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं तो ऐसा तो मूड स्विंग चलता रहता है सबका। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें डिप्रेस्ड मूड, एनहीडोनिया मतलब लॉस ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, फीलिंग ऑफ गिल्ट, मान लो कोई इंसान है उसने कुछ ऐसा कर दिया है कि उसको हमेशा गिल्ट फीलिंग है, तो वो भी तब भी डिप्रेशन में जा सकता है। सुसाइडल थॉट्स या फिर अटेम्प्ट किया हो, फटीग और लॉस ऑफ एनर्जी, स्लीप उसकी इंक्रीज़ हुई हो या डिक्रीज़ हो गई हो, और वेट और एपेटाइट मेनली में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ एबिलिटी टू थिंक और कंसंट्रेट, मतलब वो अच्छे से ना सोच पा रहा है, उसको या तो बहुत ज़्यादा खाने का मन कर रहा है या बिल्कुल नहीं खा रहा है। ठीक है, तो वेट मतलब अचानक से वो खाया जा रहा है, बहुत लोग मतलब अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अलग अलग पेशेंट्स में। तो इतना हो गया, और अगर ये 2 वीक से ज़्यादा है तो ही आपकी क्या होता है, डिप्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो अब आप लोग एक चीज़ और बताऊँ कि जैसे आप अगर आपके जान पहचान में कोई ऐसा इंसान हो तो उससे क्या करना है, मेन हमें सोशल स्टैंडिंग मेंटेन करनी है, कि मतलब उससे बातचीत करना है, कि मतलब उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, उसकी बातों को समझना है। ठीक है, और समझाना है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें कम हो, स्पेशली अपने इंडिया में। ये इंडिया की बीमारी इतनी है नहीं जितनी बन गई है। पहले ये सब जैसे फॉरेन में बहुत ज़्यादा होने देखने को मिलती थी, पर अब इंडिया वाले भी इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं टाइप ऑफ डिप्रेशन। तो टाइप ऑफ डिप्रेशन में कितने टाइप के होते हैं, तो मेनली 4 तरह के डिप्रेशन होते हैं। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो टाइप ऑफ डिप्रेशन जो होता है, सबसे पहले क्या है इसमें, क्लिनिकल डिप्रेशन। दूसरा है ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन, यानी कोई चीज़ से वो ट्रीटमेंट करवा रहा है लेकिन वो रजिस्ट हो गया, मतलब उसका असर नहीं हो रहा है। रजिस्ट मतलब रुक गया है, मतलब कोई आप दवा ले रहे हैं लेकिन उससे आपको असर नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है। प्री मेंस्ट्रुअल डिप्रेशन,
मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके पहले भी बहुत लोग जब स्टॉप होती है उसके पहले भी होता है, स्टार्टिंग के पहले भी होता है, ठीक है। परसिस्ट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। तो जो क्लिनिकल डिसऑर्डर होता है ये कॉमन टाइप का और इसे मेजर डिप्रेशन कहते हैं। इसमें कौन होता है, सीजनल डिप्रेशन आता है। जैसे कि बहुत लोग देख होंगे आप लोग कि गर्मी की वजह से मतलब गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा थके थके से रहते हैं ना, आलस आता है, उसको भी एक हिसाब से डिप्रेशन ही कहा गया है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन और एटिपिकल डिप्रेशन, ठीक है। तो ये 4 तरह के डिप्रेशन हो गए। बाकी नेक्स्ट इसका हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से ब्रेन एरिया इन्वॉल्व है इसमें। तो देखो, एरिया ऑफ ब्रेन अफेक्ट द डिप्रेशन, तो इसमें सबसे पहले हमारा थैलेमस है, सिंगुलेट गायरस होता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है और एक आपका एमेंडेला। 4 तरह के हमारे क्या होते हैं ब्रेन एरिया, जो ब्रेन रीजन है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो जो थैलेमस होता है एसोसिएट विद चेंज इन द इमोशन, मतलब अगर मान लो कोई इंसान है, मतलब जो थैलेमस होता है वो किस लिए मेनली होता है, इमोशन चेंज के लिए होता है। तो उसमें आप लोग देखोगे डिप्रेशन वाले पेशेंट में कि थैलेमस की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि वो इमोशन पे अपने उसको काबू नहीं रहता, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहते हैं उसको, डिप्रेसिव इंडिविजुअल जो है उसमें इंक्रीज हो जाती है थैलेमस की एक्टिविटी। नेक्स्ट हमारा सिंगुलेट गायरस। सिंगुलेट गायरस में क्या होता है, एसोसिएट विद सिग्नल एंड स्मेल ऑफ प्लीजेंट मेमोरी ऑफ द पास्ट इमोशन। मतलब इसमें क्या रहता है कि सिंगुलेट गायरस जो होता है वो आप इन्वॉल्व होता है जो पहले की बहुत अच्छी मेमोरी होती है उसको कलेक्ट करने के लिए, या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जैसे पेनफुल, जैसे मान लो किसी को डॉग काट लिया, ठीक है, तो सिंगुलेट गायरस में वो चीज़ हमेशा के लिए सेव हो जाएगी। तो उसमें क्या होता है, जो डिप्रेसिव पेशेंट होते हैं उसमें इसकी एक्टिविटी भी बढ़ जाती है इस ब्रेन रीजन की। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है, अच्छा ये जो होता है ये रेगुलेट करता है इमोशन को। लेकिन हम देखेंगे कि जो हमारा जो पेशेंट रहेगा डिप्रेशन वाला, उसके में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी कम हो जाएगी। इसको आप लोग पैथोफिजियोलॉजी में मैं ये चीज़ बताई हूँ कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। बस आप लोग नाम याद रखिएगा, बहुत ईजी है, कुछ है नहीं। लास्ट आपका एमेगडाला, डाला से याद रख लो, एमेगडाला, ठीक है। तो एमेगडाला होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेगेटिव फीलिंग, और जो ओवर एक्टिव होता है, मतलब जो डिप्रेशन वाले पेशेंट होते हैं उनमें ये जो होता है, ये जो रीज़न होता है वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है उसको हमेशा नेगेटिव फीलिंग आती है, ठीक है। तो इतना समझ आया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। देखो पैथोफिजियोलॉजी में इसकी कुछ 4-5 वो दी हुई है, मतलब थ्योरीज दी हुई है। पहली हमारी है मोनोअमीन ट्रांसमिशन। मोनोअमीन ट्रांसमिशन के बाद है HPA, मतलब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सेस डिसरेगुलेशन, इन्फ्लामेशन, BDNF, क्योंकि BDNF जो होता है ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रॉफी फैक्टर, ये क्या हो जाता है, ये कम हो जाता है, और जो कि न्यूरोप्लास्टिसिटी जो ज़रूरत होती है हमारे न्यूरॉन में वो भी कम कर देता है। और फिर नेक्स्ट होता है हमारा काइनेयूरिन पाथवे। अच्छा, काइनेयूरिन पाथवे को मैं आप लोग को एक बार शॉर्ट में सब डिस्कस कर देती हूँ। तो मोनोअमीन तो कहने का क्या मतलब है कि मैंने बताया ना कि जो हमारा 5-HT होता है या फिर क्या होता है नॉन एड्रेलिन, ये हमारा रिक्वायर होता है, ठीक है। लेकिन हमारे जो डिप्रेशन में क्या हो जाता है, इसकी कमी हो जाती है। तो पहला ये हो गया कि मोनोअमीन थ्योरी। दूसरा इसमें दिया है कि HPA एक्सिस, मतलब HPA जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी होता है ये रिलीज़ करता है कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जिसकी वजह से कॉर्टिसोल जो होता है उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप लोग देखोगे जो पेशेंट होते हैं डिप्रेशन वाले उनमें कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा डिप्रेशन देखने को मिलता है। थर्ड हमारा एक है जो कौन सा, इन्फ्लामेशन तो पता ही है, BDNF भी पता है कि BDNF जो होता है ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर होते हैं। तो पेशेंट में जो है वो BDNF क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और BDNF कम हो जाएगा तो न्यूरॉन का जनरेशन रुक जाता है, जिसकी वजह से न्यूरॉन क्या हो जाता है, डैमेज दिखता है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हमारा है काइनेयूरिन पाथवे, बता देती अच्छा है पाथवे। देखो आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा काइनेयूरिन मतलब क्या होता है कि देखो ट्रिप्टोफान है, ट्रिप्टोफान मेनली क्या कर रहा है, ट्रिप्टोफान जो होता है उससे मेनली क्या बनता है, हमारा सेरोटोनिन बनता है। लेकिन हमारा एक एंजाइम होता है आईडीओ जो होता है इस ट्रिप्टोफान को क्या होता है, कन्वर्ट कर देता है किसमें, क्विनिक एसिड में। और ये जो क्विनिक एसिड होता है ये क्या होता है, मेनली न्यूरॉन का डैमेज करते हैं, ठीक है। आपको स्क्रीन पे देखो दिख रहा होगा, तो वहाँ से आप लोग ये देख लीजिएगा काइनेयूरिन पाथवे। बाकी नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी मेन पैथोफिजियोलॉजी की। तो पैथोफिजियोलॉजी में देखो सबसे पहले क्या था, कोई भी जेनेटिक टेंडेंसी होती है या फिर स्ट्रेस की वजह से, तो जेनेटिक की वजह से डिक्रीज हो जाता है सेरोटोनिन का लेवल, और इस स्ट्रेस की वजह से जो प्रो इन्फ्लामेटरी मतलब जो इन्फ्लामेशन कराने से पहले के जो फैक्टर रिलीज होते हैं जो बहुत ही बेकार होते हैं, वो जैसे साइटोकाइन, ये सब क्या होते हैं स्ट्रेस की वजह से रिलीज होते हैं। अब ये क्या करते हैं, जो ब्रेन डिराइव यानी BDNF ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर होता है उसको कम कर देते हैं, जिसकी वजह से जो HPX मतलब हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस होता है वो क्या हो जाता है, डिसरेगुलेशन उसका हो जाता है, मतलब वो काम नहीं करता ढंग से। अगर वो काम नहीं करेगा ढंग से तो उससे क्या होगा, फिर हमारा जो कॉर्टिसोल होता है उसका लेवल क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है, मतलब कॉर्टिसोल जो है उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब जब कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ गया है तो क्या होगा, देखो कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ गया तो एट्रोफी हो जाएगी किसकी, हिपोकैम्पस की, जिसकी वजह से जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, मैंने वहाँ पे भी बताया था ना कि सारे देखो जो तुम्हारे 4 थैलेमस
सिंगुलेट गायरस और एमिगडेला, इनकी एक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि इमोशन रेगुलेट करता है उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो हमें डिप्रेशन देखने को मिलेगा। समझ आया? सबसे पहले क्या हो रहा है, देखो जेनेटिक टेंडेंसी या फिर स्ट्रेस की वजह से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है सेरोटोनिन और इसका प्रो इन्फ्लेमेटरी का फैक्टर बढ़ रहा है। इधर BDNF कम हो जाएगा, BDNF कम होने की वजह से हमारा जो HPX6 है वो काम नहीं करेगा ढंग से, जिसकी वजह से कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा, तो एट्रोफी हो जाएगी किसकी, हिपोकैम्पस की, तो डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, और लास्ट में क्या होगा, डिप्रेशन। तो आई होप इतना आप लोग को समझ आया होगा। बाकी मैनेजमेंट में आपको देखना है, तो मैनेजमेंट मतलब कौन कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है, तो इसमें आप लोग जैसे कि देख सकते हो, एक होता है SSRI, दैट इज सेलेक्टिव सेरोटोनिन इनहिबिटर। ये आप लोग क्लासिफिकेशन की बुक है KD त्रिपाठी की छोटी वाली, उसमें देख लीजिएगा। तो मेनली SSRI क्या करता है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, यानी जो आपका पैरासिम्पैथिक और सिम्पैथेटिक होता है ना, तो आपका यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, ये मान लो रिसेप्टर पे आकर के आपको सेरोटोनिन बाइंड करता है, ठीक है, और कुछ सेरोटोनिन क्या हो जाता है, वो रीअपटेक होकर के वहाँ चले जाते हैं। तो जब ये रीअपटेक होने लगेंगे तो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो वो रिसेप्टर पे बाइंड नहीं कर पाएंगे सेरोटोनिन, तो वो क्या करता है, जैसे सारा ये होता है तो इसका रीअपटेक को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सेरोटोनिन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो SSRI होता है नॉन मतलब सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, नॉन सेलेक्टिव भी होता है, ठीक है। तो बाकी आप लोग देख लीजिएगा जो भी है, मैं इसको टेलीग्राम पे जल्द से जल्द पोस्ट कर दूँगी। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।